हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में चर्चा किया था और ब्लड को मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया था। पहला पार्ट था ब्लड, दूसरा पार्ट था ब्लड ग्रुप और तीसरा पार्ट था ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर के विकास, वृद्धि और पोषण के लिए हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रक्रिया को घटाते और बढ़ाते तो नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका को अदा करते हैं, या ये कह दें कि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विटामिन्स के बारे में जैसे बात करें तो विटामिन्स एक कार्बनिक तत्व है। विटामिन्स क्या है? एक कार्बनिक तत्व है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक पैथोजेंस का काम करते हैं। इनकी कमी से शरीर में हम देखते हैं कि डिफिशियंसी, डिसीज जैसी हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। यदि इनकी कमी होती है तो न्यूनता जैसे रोग हो जाते हैं। ये रोगों को परिलक्षित करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, यदि किसी के बाल झड़ रहे हैं या किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं या स्किन ड्राई हो रही है, सूखी हो रही है, तो जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तुरंत सलाह देते हैं कि आप में बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया, कि आप में प्रोटीन कम हो गया। इन चीज़ों पर वो तुरंत हमको सलाह देते हैं। 1881 में आगे पढ़ते हैं। 1881 में एक वैज्ञानिक थे N.I. ल्यूनिन। क्या नाम था इनका? N.I. ल्यूनिन। इन्होंने 1881 में विटामिन्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया हमको? विटामिन्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। N.I. ल्यूनिन ने सबसे पहले विटामिन्स के बारे में हमको जानकारी दी। इनका मानना था कि शरीर के विकास के साथ हमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्होंने विटामिन्स के बारे में चर्चा किया। 1897 में एक वैज्ञानिक थे इज कमान नाम के, ये इस कमान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? ल्यूनिन का समर्थन भी किया था। ल्यूनिन का समर्थन किया था। ये देख लीजिएगा। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हैं। 1911 में बायोलॉजी के टर्म्स में सबसे पहले सी फंक नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था इनका? सी फंक नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो प्रायः बुकों में भी लिखा रहता है कि विटामिन की खोज किसने की? सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने की। लेकिन यदि सी फंक का ऑप्शन नहीं है तो ध्यान रखेंगे, हम लोग सीधे से N.I. ल्यूनिन यदि दिया हुआ है तो N.I. ल्यूनिन को टिक कर देंगे हम लोग।
विटामिन की खोज के साथ इन्होंने पहली बार सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। 1912 में एक वैज्ञानिक थे हॉपकिंस व फुंक ने विटामिन्स का सिद्धांत दे दिया। इन्होंने क्या दिया? विटामिन्स थ्योरी दे दिया। इन्होंने विटामिन्स सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से हमने विटामिन्स का परिचय किया कि विटामिन्स एक सूक्ष्म कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर में ईंधन का तो कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये विटामिन्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक जो परिचय हुआ मैंने आपको करा दिया। अब विटामिन्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। विटामिन्स को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? दो पार्ट में। ये देख लीजिएगा, एक वो विटामिन्स होती है जो वसा में घुलनशील होती है, अर्थात फैट में घुलनशील, ध्यान रखेंगे, और एक क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। दो विटामिनें होती हैं, ये फैट सोल्यूबल होती है और ये वाटर सोल्यूबल होती है। ठीक, अर्थात जल में घुलनशील, किस में घुलनशील? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ये देख लीजिएगा, आपको दोनों पॉइंट मिल गए। विटामिन को दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, एक जल में वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या पढ़ते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 20 विटामिनों की खोज की है। कितने विटामिनों की? 20 विटामिनों की खोज किया है, लेकिन मानव विकास के लिए लगभग हम लोग 13 प्रकार की विटामिन्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। 13 प्रकार की विटामिनों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जबकि 20 विटामिनों की अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज की। इन 13 विटामिनों में जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला में यदि हम लोग लिखें तो इसको एडेक के नाम से जानते हैं, ADEK, शॉर्ट फार्मूला एडेक। कहीं कहीं कीडा भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग सीरियल का ध्यान देंगे। एडेक जो नाम के विटामिन होता है, ये किस में घुलनशील है? वसा में। और जल में जो घुलनशील विटामिन है दो होती हैं, B और C, ये जल में घुलनशील होती हैं। इतना आपको आ गया समझ में? अब आगे के सीरियल में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जितनी भी विटामिन पढ़ेंगे वसा में और जल में, तो हम लोग सीरियल से पढ़ते हैं। पहले विटामिन A पढ़ते हैं, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर K। तो इस प्रकार से अब हम लोग एक एक विटामिनों का अध्ययन करेंगे। आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। विटामिन ए का नाम, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो क्या पढ़ते हैं? रेटिनाल। क्या बोलेंगे? रेटिनाल। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग रेटिनाल के नाम से जानते हैं। कुछ इसको रेटिनाल, विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग रोग यहाँ पे लिख देंगे स्रोत। ठीक, एक एक अभी हम लोग डिफाइन कर लेंगे।
सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई कि विटामिन ए से रतौंधी को रोग हो जाता है, रात में लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये है कि वो रंगों में भेद नहीं कर पाता है। विटामिन ए की सबसे बड़ी विशेषता है रेटिना। वर्डिंग से पता चलती है कि विटामिन ए रेटिना की बात कर रहा है। ये आंख से रिलेटेड विटामिन है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेटिना के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो रेटिनाल का मतलब होता है रेटिना। ये देख लीजिएगा। दरअसल यदि इसका हम लोग विस्तृत वर्णन करें तो जो ये रेटिना होते हैं, रेटिना में दो प्रकार की सेल होती हैं। कितनी प्रकार की? दो। एक होती है कौन सेल होती है, कौन सी सेल? कौन सेल्स। और दूसरी कौन सी होती है? रॉड सेल होती है। एक कौन सेल होती है, दूसरी क्या होती है? रॉड सेल होती है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये रंगों को पहचान नहीं पाती हैं। इस प्रकार की जो सेल होती हैं ये रंगों को पहचान नहीं पाती हैं, और पहचानने का कारण क्या होता है? विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए। ध्यान रखेंगे, जो विटामिन ए होता है, ध्यान रखें, एक इसमें कौन सेल और रॉड सेल, तो जो इसमें ऑस्पिन नाम का एक क्या होता है, ये देख लीजिएगा। ऑस्पिन नाम का एक पदार्थ होता है या एक ये पिगमेंट है। ऑस्पिन क्या है? एक पिगमेंट है। और ऑस्पिन क्या करता है? जो कौन सेल होती हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद रंग में इनको अंतर करना आता है। और उसको लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? ऑस्पिन नाम का ये पिगमेंट होता है जिसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रतौंधी की, तो एक रॉड सेल जो होती है वो सायंकाल, शाम के समय रंगों को विभेद करने की इसमें क्षमता होती है। लेकिन शर्त है कि ये क्या हो जाता है? ये रोडोप्सिन। ऑस्पिन को किस में बदलना चाहिए? रोडोप्सिन में बदलना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देख लेना, इसके लिए जिम्मेदार विटामिन ए है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ पर जिन स्टूडेंट को एक बार फिर देखें, एक कॉन्सेप्ट है, ऑस्पिन ब्लैक एंड व्हाइट कलर में क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट रंग में विभेद कर लेता है। इसलिए हमको सूर्य के प्रकाश में ऑर्डिनरी सब कुछ दिखाई पड़ता है। रतौंधी वाले जो पेशेंट हैं उनको भी दिखाई पड़ता है। लेकिन रॉड सेल क्या होती है कि ये कलरफुल होती है, ये विभिन्न रंगों को पहचानने का काम करती है। लेकिन जैसे सायंकाल हो जाती है तो ऑस्पिन को बदलने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जो रोडोप्सिन में चेंज हो जाता है। तो ये कलर में भेद कर लेता है। लेकिन जिन लोगों में इस विटामिन की कमी होती है ये रोडोप्सिन में चेंज नहीं हो पाता है, अर्थात वो रात होते ही उनको रंगों में भेद करना नहीं आता है। आप इतनी बात समझ गए? ये तो रही विटामिन ए की बात। मैंने आपको कलर में बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है इनमें। दूसरा पॉइंट देखें, विटामिन ए की कमी से एक और रोग हो जाता है, कभी कभी मिलता है, लिखा रहता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया की यदि बात करें तो जिन लोगों में ये रोग हो जाता है, ये डिसीज हो जाती है, तो उनमें जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। और ऐसे लोगों की आंखें सूखी सूखी होती हैं, नम नहीं होती हैं। ध्यान रखेंगे आप, सूखी सूखी आंखें होती हैं, नम नहीं होती हैं। ऐसे लोगों की आंखों से आंसू फोर्सली नहीं निकलते हैं। आप देखते भी होंगे ना, बड़ा ऑर्डिनरी। कभी कभी हम देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सैड हो जाते हैं या ऐसी कोई बात उसने कह दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो
आंसू का निकलना टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से होता है, लेकिन जीरोप्थेल्मिया जिन लोगों में विटामिन ए की कमी हो जाती है उनमें फोर्सली आंसू नहीं निकलते हैं। रोने के बावजूद भी उसमें आंसू का स्राव नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि ये एक ड्राई, ये शुष्क कर देती है, आंख को क्या कर देती है, शुष्क कर देती है। अगला पॉइंट देखें, ये इम्यूनिटी सिस्टम का विकास करती है। विटामिन ए क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम का भी विकास करती है। विटामिन ए इम्यूनिटी का कार्य करती है। एक चीज बहुत मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फैटी विटामिनें होती हैं इनका बॉडी में संचय हो जाता है। और विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, यकृत में। यदि कोई क्वेश्चन करता है कि विटामिन ए का संचय कहाँ होता है तो सीधे से आप बता देंगे कि विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। कहाँ होता है, ये फिगर से आप देख लीजिएगा। ये जो लीवर होता है यहाँ पर विटामिन ए का संचय होता है। और यही नहीं फोर्सली कि आप दिन भर विटामिन ही खाते रहें, क्योंकि फैटी विटामिन होती हैं जो ऊतकों में जाके संचय हो जाती हैं, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये बेहद अस्थायी होती हैं। क्यों, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के माध्यम से ये बॉडी में एक्सक्रेशन के माध्यम से आउट हो जाती हैं। तो कुल मिला के जो हमने पढ़ लिया, विटामिन ए की वजह से का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है, रतौंधी। आप इतना आपको आ गया होगा समझ में। ये एंटी जो देखा जाए एंटी इन्फेक्शन विटामिन का कार्य करती है, ये ध्यान रखेंगे। जब भी आजकल कोरोना का बड़ा मेला चल रहा है, एक जो महामारी का रूप ले लिया दुनिया में, तो जब भी वैक्सीन लगाई जाती है तो डॉक्टर उसके साथ विटामिन ए जरूर दे देता है। क्यों, क्योंकि विटामिन ए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, उसमें प्रतिरोधक क्षमता का क्या करेगा, विकास कर देगा, जिससे कि वैक्सीन अपना सही वर्क क्या कर देगी, कर लेगी। तो ये तो रही विटामिन ए की बात। अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, विटामिन बी। क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी। हम इसको इतना बिगाड़े दे रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट और इसमें रह गया है। एक पॉइंट क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए उपचार क्या करेंगे, गाजर समझ रहे हैं ना, कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। दरअसल देखा जाए तो कैरोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो इसमें गाजर में बीटा कैरोटीन बड़ा फोर्सली पाया जाता है। पपीता, काट मछली, आयल इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, या काट मछली जैसे कतला कतली। वैसे प्रायः देखते हैं कि विटामिन ए के भरपूर स्रोत मछली को मानते हैं, इसलिए कि ये मछलियाँ प्लैंकटन जो एक प्लवा घास होती है इसका खाती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त विटामिन ए होता है। और इस प्रकार से ये स्रोत होते हैं। एक क्वेश्चन आया है अभी लेटेस्ट, विटामिन ए का भरपूर स्रोत गोल्डन राइस को भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्रोत में क्या लिख देंगे, गोल्डन राइस। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से चावल में विटामिन ए का भरपूर स्रोत बना दिया। उसमें विटामिन ए की बेहद उसके जो कंपोनेंट्स से जो चाहिए, तो ये गोल्डन राइस क्या होता है, विटामिन ए का एक भरपूर स्रोत है। इस प्रकार से हम विटामिन ए की भरपाई करके भिन्न भिन्न रोगों से, विटामिन ए के माध्यम से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी। क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये विभिन्न कई विटामिनों का ये समूह होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, क्या लिखेंगे, B7। एक H होता है जिसको बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बायोटिन बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर एक फॉलिक एसिड, कौन सी विटामिन होती है? फॉलिक एसिड। और लास्ट में पढ़ेंगे B12। हम लोग इतनी विटामिनों का अध्ययन करेंगे बी कॉम्प्लेक्स में, B1, B2, B3, B5, B6, B7, बायोटिन H से इसको निरूपित करते हैं। ठीक, फॉलिक एसिड और क्या होता है? B12 होता है। एक एक को आप देखेंगे बड़ा बारीकी से। अभी आया था एक क्वेश्चन कि चावल के छिलके में कौन सी विटामिन होती है, या चावल के छिलके में कौन सी विटामिन को हम लोग प्राप्त करते हैं। मैं एक कॉमन बता दूं कि जितनी भी सब्जियां होती हैं ये विटामिन बी इनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है छिलकों में। जैसे चावल होता है तो चावल में जो पॉलिश होती है सामान्य रूप से धनकुट्टी होती है, ज़्यादातर देखते हैं हम लोग गांव में कि वो लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं कि यदि हम बड़े बड़े प्लांट से यदि हम लोग धान में जो चावल निकलाएंगे तो उसका जो लेयर है ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी इससे नष्ट हो जाती है, ध्यान रखेंगे। और इसको रोकने के लिए वो सिंपल एक मशीन होती है, धनकुट्टी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उसके माध्यम से निकले हुए चावल में, ध्यान रखेंगे, पॉलिश सेफ रहती है। मांड जिसको बोलते हैं, मंड जो जब बनाते हैं चावल तो उनको पर्याप्त मिलता है, लेकिन जो चमकीले चावल होते हैं पॉलिश को हट जाती है चमक लाने के लिए, और इनमें विटामिन बी काफ़ी तेज़ी से नष्ट हो जाता है। आप यदि चावल को बार बार धुलेंगे तब भी विटामिन बी आपका नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है कि छिलके में कौन सी विटामिन होती है तो सीधे से लिखेंगे विटामिन बी भी होती है और विटामिन क्या होती है? सी भी होती है। ये दोनों विटामिन ऐसी विटामिन होती हैं कि यदि आप इनको वाश कर देंगे तो ये दोनों विटामिन क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। क्या नाम बोलते हैं इसको? थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक नाम इसका थायमिन होता है या थियामिन भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो विटामिन होती है बेरी बेरी रोग, सीधे से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये ऐसी विटामिन होती है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनके उपापचय में एक सह एंजाइम का कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है? सह एंजाइम का काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है, ध्यान रखेंगे, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है थायमिन की कमी से। मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, इनके उपापचय में ये सह एंजाइम का काम करते हैं। दरअसल में एक और वर्ड आपको बता दूं कि जो विटामिन होते हैं ये एंजाइम के एक उप अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? उप अपघटक होते हैं। वो भी एक, क्योंकि एंजाइम भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है, तो इस प्रकार से इसमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी। B2 की बात करेंगे। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रिबोफ्लेविन नाम की विटामिन होती है। सामान्य रूप से ये किलोसिस का जन्म दे देती है। पिंपल्स या किलोसिस या त्वचा का रूखा हो जाना। हम देखते हैं कि विटामिन रिबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है, सीधे से यहां लिख देंगे डर्मेटाइटिस। क्या लिख देंगे? डर्मेटाइटिस। और इसका यदि विस्तृत अध्ययन करते हैं तो होठों का फट जाना, ब्लड निकलने लगता है, या जीभ का फट जाना। कभी कभी तो जो ये फेस होते हैं, फेस में रिंग जैसी संरचना बन जाती है। ये किसकी वजह से होता है? B2, जिसको बोलते हैं रिबोफ्लेविन। अभी हम लोग सारे स्रोत एक साथ पढ़ लेंगे। हमारी बता रहे ना समझ में। तीसरी विटामिन जो आती है आपकी, इसको नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन।
इसको पीपी के भी नाम से जानते हैं, कहीं कहीं निकोटिनामाइड या निकोटीन भी लिखा होता है, ध्यान रखेंगे। नियासिन या पीपी के नाम से जानते हैं। इसको जी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। किसके नाम से? इसको जी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, डर्मेटाइटिस। ठीक, इसकी कमी से पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? पेलाग्रा। अर्थात ये एक ऐसी, इसमें पेलाग्रा, और मैं आपको बता दूं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये ऐसी विटामिन है कि ये पैरों में ऐंठन का जन्म दे देती है। क्या दे देती है? पैरों में ऐंठन का जन्म। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है, नर्वस सिस्टम इसमें गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखेंगे। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, डायरिया जैसा हो जाता है इसकी कमी से, ध्यान रखेंगे। पेलाग्रा। ठीक, आगे पढ़ेंगे B5। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथिनिक। ये विटामिन B5 का नाम है। देखिए B5 के यदि बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो काफी लंबी है। पेंटोथिनिक विटामिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बालों का झड़ना या बालों का क्या हो जाना? सफेद हो जाना। समझिए, ये विटामिन ए के साथ कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत अच्छे से आप समझें इसको। ये जो पेंटोथिनिक होता है, यदि लोग, मेरी बात सुनिए पहले, हम इसको समझ लीजिए पहले। पेंटोथिनिक जो विटामिन होती है, इसकी कमी से प्रायः ये देखा जाता है कि इसमें बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना, ध्यान रखेंगे। ये पैरों में ऐंठन होना, ये पैरों में क्या होता है? ऐंठन का जन्म दे देता है। ये विटामिन ए के साथ कोएंजाइम के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? कोएंजाइम के रूप में ये काम करता है। इसकी यदि कमी हो जाती है तो ये ब्लड को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये प्रोटीन को संश्लेषण भी करता है, क्योंकि ब्लड का मतलब होता है कि ऐसी दशा में आरबीसी सेल क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो लोगों में ये प्रभाव पड़ता है। तो सीधे से लिखेंगे कि बालों का सफेद हो जाना या बालों का झड़ जाना, ये किसकी वजह से होता है? पेंटोथिनिक विटामिन की वजह से होता है। B6 के बारे में करेंगे। इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसमें भी एनीमिया का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? एनीमिया। इसमें भी रक्त अल्पतता, इसको भी बोलते हैं रक्त अल्पतता। सेम नाम है दोनों में। पायरिडॉक्सिन वो विटामिन होती है जो प्रायः, इसको हम लोग दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि पायरिडॉक्सिन, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो पैरों में जलन का होना, ये सबसे बड़ा गुण किसका होता है? पायरिडॉक्सिन का होता है। पैरों में जलन होना या जैसे हाथों में जलन होना। तो ये B6 जो पायरिडॉक्सिन विटामिन होती है, जब इसकी कमी हो जाती है तो ये प्रभाव पड़ते हैं। बालों का झड़ना या बालों का सफेद होना, इसका भी रीजन इसी से उठता है। तो यदि हम लोग देख लिए B5, B6 और B7, ये तीनों विटामिनें होती हैं जो बालों के लिए जिम्मेदार होती हैं। B7 को हम लोग किस रूप में जानेंगे? B7 का नाम है, हम लोग इसको बायोटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिन। इसको H से निरूपित करते हैं। किससे? H से। कभी कभी तो इस विटामिन की कमी से बाल तो इससे भी झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने चर्चा की कि केराटिन नाम की जो प्रोटीन होती है, ये कैरोटीन, तो मैंने कहा था कि इसमें दो प्रकार होते हैं, एक बीटा कैरोटीन और एक अल्फा कैरोटीन होता है। कौन सा होता है? अल्फा कैरोटीन जो होता है, इसमें अल्फा कैरोटीन, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन, ये जो कैरोटीन होते हैं, क्योंकि हमारे बाल केराटिन के बने होते हैं। किसके होते हैं? कैरोटीन के बने होते हैं।
तो इसकी कमी हो जाती है तो बाल का जो कॉर्टेक्स का भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, सफेद होने लगता है। ठीक, आपकी ये भी विटामिन होगी, पूछ लेता है कि B7 का नाम बताइए, तो इसको H के नाम से पहले जानते थे, इसको हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड, कभी भी आप देखेंगे जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चर्चा करता है कि आपको बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई। फॉलिक एसिड जो होते हैं आरबीसी की जो सेलें होती हैं, आरबीसी की क्षमता को बढ़ाता है, रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, प्रोटीन संश्लेषण भी कराता है, और इसकी यदि कमी होती है तो फॉलिक एसिड शरीर में इसका प्रभाव पड़ जाता है, जैसे पैरालिसिस का कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। तंत्रिका तंत्र, जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में हम लोग पढ़े हुए हैं कि तंत्रिका तंत्र सूचना का संप्रेषण करता है। जब ब्लड कम होगा तो तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा और मस्तिष्क को सही सूचनाएं नहीं जा पाती हैं। ऐसी दशा में कुछ लोग मानसिक विकार का क्या होता है, इसमें जन्म हो जाता है। B12 याद रखें, B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोवाल्विन। बहुत अच्छे से इसको समझने का आप प्रयास करें। साइनोकोवाल्विन नाम की जो विटामिन होती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि B12 में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो साइनोकोवाल्विन उसके नाम से ही स्पष्ट होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो विटामिन ए होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन मूलक उपस्थित होते हैं। यहाँ कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। साइनोकोवाल्विन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ध्यान रखेंगे मेरी बात को, कोबाल्ट इसमें स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसका जो निर्माण होता है हमारे पेट में होता है। कहाँ होता है, पेट में होता है। और पेट की बात सुनिए कैसे। आपने पढ़ा है कि बड़ी आंत होती है। कौन सी आंत होती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ाएंगे अभी। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और एक होता है मलासिस, जिसको रेक्टम बोलते हैं। समझिएगा इसको। बड़ी आंत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बड़ी आंत को, जबकि बड़ी आंत की हाइट लंबाई छोटी होती है, 2 से 2.5 मीटर होती है, लेकिन इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। जबकि छोटी आंत 6 से 7 मीटर होती है और हम उसको छोटी आंत कहते हैं। बड़ी अजीब बात है। ये स्टूडेंट ये समझ लेना कि ये डायमीटर पे डिपेंड करता है। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो ये बेस होता है ये छोटा होता है, तो इसलिए उसको छोटी आंत से हम लोग नामनक्लेचर कर लिया। बड़ी आंत ये करीब 4 से 4.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, तो इसको हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। याद है कि कोलन, एक क्वेश्चन इससे और बनता है, पूछ लेता है अपेंडिक्स किसका भाग होता है। तो बड़ी आंत का जो सीकम होता है, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। सीकम जो होता है, ये सीकम एक ये क्या बोलते हैं इसको, क्रमरूप परिशेषिका, क्रमरूप परिशेषिका, ये सीकम का भाग होता है, जिसको हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। कोलन की हम लोग बात करेंगे। कोलन में विटामिन B12 का निर्माण होता है। कैसे, जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है छोटी आंत में, तो इसके बाद ये भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में जब जाता है तो यहाँ पे भोजन का रिसाइकल होता है प्लस जल का अपघटन होता है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, एस्केरिचिया कोलाई बोलते हैं। इसके वाह आवरण से 2 प्रकार देखेंगे यहाँ पर, इसमें B12 का निर्माण करता है ये, अब प्लस के का भी निर्माण करता है। हम लोग चर्चा करेंगे जब विटामिन के पढ़ेंगे। हमारे शरीर में ही B12 का निर्माण होता है और मनुष्य को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये साइनोकोवाल्विन जो कोबाल्ट होता है, ये हमको अपने ही शरीर से प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ई कोलाई। इस प्रकार से हम लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो था
लगभग इसकी जो जितनी भी विटामिन थी B1, B2, B3, B5, B6, नियासिन या B7 जिसको फॉलिक एसिड जिसको बोलते हैं, B9 को, B7 को हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं और B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए इसके जो स्रोत हैं मैं डायरेक्ट बता दूं, ज़्यादातर देखेंगे इसमें काट मछली का ऑयल भी प्रयोग करते हैं, हरी सब्जी, कलेजी प्लस इसमें ध्यान रखेंगे छिलके जो होते हैं, सोयाबीन, पल्स दालें, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं विटामिन किसके, बी के, जिससे हम लोग इसकी भरपाई कर सकते हैं। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।